हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस अब जो इनऑर्गेनिक में सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचा हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को समझने के लिए हम लोग पहले स्टडी करते हैं ये पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल को अगर देखिएगा तो ये 4 हिस्से में बटा हुआ है। ये वाला पोर्शन क्या है? एस ब्लॉक, सबसे बाएं साइड है ना। लेफ्ट साइड में जो पार्ट है ये एस ब्लॉक है, और राइट साइड में जो है ये थोड़ा छोटा यहाँ हो गया, ये पी ब्लॉक है। हमें इससे मतलब नहीं है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो सेंट्रल पार्ट है उसी को हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में देखिएगा सबसे निचला वाला हिस्सा जो नीचे अलग से रहता है वो क्या हुआ? एफ ब्लॉक नहीं होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा कॉलोनी है तो उसको अलग अलग ब्लॉक में बांटा जाता है ना। कोई कॉलेज है तो उसको बायोलॉजी ब्लॉक अलग, केमिस्ट्री ब्लॉक अलग, फिजिक्स ब्लॉक अलग होता है। ठीक उसी तरह से पीरियोडिक टेबल को ये 4 ब्लॉक में बांटा गया है। इस ब्लॉक में केवल उसी एलिमेंट को रखते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा? एस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करे तो उसको क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करे तो उसको क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करे तो उसको क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन हो गया है ना, ये पोजीशन। अब यहाँ पे इस जगह है कि द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट, ये यहाँ सी नहीं होगा, ये ब्रैकेट। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इंटर्स डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। कि वैसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कहते हैं ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि वही डिफरेंशिएट करता है एलिमेंट को कि वो एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है, इसलिए उसको डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इंटर्स डी ऑर्बिटल, तो वैसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करे वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखने के लिए कि रिमेंबर दैट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट ऑलवेज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लोग साधारण बोलचाल में समझते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? लास्ट ऑर्बिट में जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जरूरी नहीं है। बहुत सारे केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बहुत ऐसे केसेस हैं जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? अंतिम ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि हमेशा अंतिम ऑर्बिट में ही प्रवेश करे। तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन इट विल इंटर द लास्ट ऑर्बिट। लेकिन जब वो लास्ट से पहले वाले ऑर्बिट में प्रवेश करे
तब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। इसलिए हमने ये कहा कि ये याद रखिएगा, रिमेंबर दैट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट ऑलवेज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कुछ एग्जाम्पल आ भी जाएगा। और डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, n-1 d 1 से, यहाँ d क्या हो जाएगा 1 to 10, और ns में इलेक्ट्रॉन 0 से लेकर 2, और यहाँ n का वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा 4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। n का वैल्यू क्या होना चाहिए 4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड, इसमें ग्रुप कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड, ग्रुप कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे 3 से 12, ग्रुप 3 1 और 2 में जो होता है, यहाँ जैसे हमने बताया कि इस तरह से अगर हम लोग लेंगे, यहाँ पर ये जो होगा, ये यहाँ पर इस जगह अगर लेंगे हम लोग तो ये होता है, यहाँ पर ग्रुप 1 होता है और ये ग्रुप 2 होता है यहाँ पे, और यहाँ पर ये 3 से लेकर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यहाँ तक ऐसे ग्रुप चला जाएगा। फिर यहाँ 13 14 15 16 और 17, और यहाँ जाकर ग्रुप कौन हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ ग्रुप में आया, 3 से लेकर 12 तक ही आया। यही चीज़ को हम वहाँ पर लिखे हैं कि इसमें ग्रुप कौन कौन सा हो जाएगा, ग्रुप कौन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है 3 to 12, और पीरियड्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, द 4 लॉन्ग पीरियड्स। ये जानते हैं ना, लॉन्ग पीरियड जानते हैं किसको कहते हैं, नहीं, लॉन्ग पीरियड पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, फिर 6th पीरियड और 7th पीरियड। क्या हो जाएगा, फर्स्ट पीरियड में कितना 2, सेकेंड पीरियड में एलिमेंट 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, 6th में 32, 7th में 32। इसलिए इन तीनों को हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड, इसको शॉर्ट पीरियड, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम होता है, शॉर्ट पीरियड्स कहलाता है। और ये सब होता है क्या लॉन्ग पीरियड्स, इसीलिए हमने वहाँ क्या लिखा है, यानी कि डी ब्लॉक केवल ये 4 पीरियड में आएगा। ठीक है, इसलिए इसमें तो अब बताइए डी ब्लॉक में ग्रुप कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, ग्रुप्स इन्वॉल्व 3 to 12, और पीरियड कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, द 4 लॉन्ग पीरियड्स। मतलब कौन कौन हो गया, 4th, 5th, 6th एंड 7th, ये इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखते हैं सोडियम है कि नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सोडियम का अगर लिखेंगे, ये तो समझ गए ना, तो इसको मिटा दें ना, तो इसको हम लोग अब एक एक करके हम लोग लेते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 और क्या 2s2, ऐसे लिखना ज़्यादा बेहतर होता है, 2p6, फिर क्या हो जाएगा 3s1, हो गया ना 11। ये ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड हो गया। ठीक है,
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यही ना, यही ख़त्म हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। तो यहाँ देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, लास्ट ऑर्बिट में, और एस ऑर्बिटल में गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सोडियम कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। सोडियम इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट होगा ना। अब एल्युमिनियम का लिखिए, एल्युमिनियम का 13, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या 1s2, फिर क्या हो जाएगा 2s2 2p6, फिर 3s2 और 3p1, तब 13 हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, अंतिम ऑर्बिट में गया है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में गया है, इसलिए एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट, एल्युमिनियम इज अ p ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, है ना, ये एल्युमिनियम p ब्लॉक एलिमेंट, समझ गए। अभी समझ लीजिए, नहीं तो नोट किया हुआ मैटर को हम आप लोग को दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे या प्रिंट करके ही दे देंगे हम अगले क्लास में, ठीक है। तो इसको अभी समझ लीजिए। तो ये हो गया। अब उसके आगे हम लोग इधर देखते हैं, इसको मिटा दें, अब इसमें आगे अब देखिए कैल्शियम 20, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, फिर क्या हो जाएगा 2s2 2p6, उसके बाद क्या होगा 3s2 3p6, कितना हो गया 2, और इधर 8 10 8 18, फिर क्या हो जाएगा 4s2 20, हो गया ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया, एस ऑर्बिटल में, इसलिए ये क्या हो जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और अब लीजिए स्कैंडियम, स्कैंडियम का 21, तो क्या हो जाएगा 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर क्या हो जाएगा 3s2 3p6, फिर 4s2, ये 2 यहाँ तक तो 8, ये ऐसे, ये 20 हुआ, 21 है, उसके बाद 3d1। तो देखिए यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3d में गया। तो लास्ट यहाँ पर अंतिम ऑर्बिट कौन है 4, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया d में, यानी कि यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया, इसलिए स्कैंडियम को क्या कहेंगे, d ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। ये d ब्लॉक एलिमेंट हो गया। इस तरह से जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा जिस ऑर्बिटल में, उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम लोग, आयरन 26, आयरन का 26 क्या हो जाएगा 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, फिर 4s2, उसके बाद 3d6। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, d में गया। यहाँ भी लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है और d में गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये d ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ये d ब्लॉक एलिमेंट होगा। उसी तरह से अब जिंक, जिंक का 30 क्या हो जाएगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर क्या हो जाएगा 3s2 3p6, फिर 4s2
20 हो गया, और 3d 10। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? d ऑर्बिटल में गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये d ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है कॉन्फ़िगरेशन से तो पता चल जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा। अब यहाँ से ये तो जनरल था यहाँ तक, है ना। एनसीईआरटी में अगर देखिएगा फ्रंट पेज में जहाँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है, तो यही बेसिक सब चीज़ है। हालांकि ये पॉइंट भी वहाँ फर्स्ट पेज में ही लिखा गया है आपका कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन समझते हैं ना? ट्रांजिशन क्या? चेंज, परिवर्तन। तो चेंज, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण, है ना, चेंज होना, है ना। तो यहाँ पर इसको ट्रांजिट होना, एक से दूसरे में जाना, उसको कहते हैं ट्रांजिशन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन, ये यहाँ पर TION हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका रीजन क्या है, क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये क्यों कहा जाता है? तो देखिए पीरियोडिक टेबल जो अभी हमने बताया था, इस तरह से ऐसे यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल, तो आप जानते होंगे ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक में यहाँ ऊपर में हाइड्रोजन को छोड़कर सारे मेटल होते हैं। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल। और पी ब्लॉक में यहाँ जो होता है ये नोबल गैस है, उसके अलावा इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं। लेकिन मेटल भी अगर होंगे तो रिएक्टिविटी बहुत कम होगा, और जो एस ब्लॉक का मेटल है इसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। एस ब्लॉक का मेटल को ओपन हम लोग रख नहीं सकते कहीं, वो तुरंत एयर से मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट को ओपन हम लोग रख सकते हैं, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, स्लो रिएक्शन देता है। तो पी ब्लॉक क्या होता है? लेस रिएक्टिव इसमें एलिमेंट, और यहाँ क्या होता है? मोर रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल। तो इधर ज़्यादा रिएक्टिव उधर कम रिएक्टिव है, तो ऐसे ही गुजर रहा है, उसका कैरेक्टर ट्रांजिट कर रहा है। जैसे देखिए एस ब्लॉक का एलिमेंट जितना भी बॉन्ड बनाएगा वो आयोनिक होगा, है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट कैसा बॉन्ड बनाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट मेनली कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? इट हैज़ बोथ आयोनिक एंड कोवैलेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों कैरेक्टर मिल जाता है, आयोनिक भी और कोवैलेंट भी। तो अब बताइए, ये सिर्फ आयोनिक, ये सिर्फ कोवैलेंट, और बीच में क्या हुआ? आयोनिक और कोवैलेंट, दोनों कैरेक्टर आ गया, तो दोनों का मिक्स हो गया कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, जैसे आप इंडिया से बांग्लादेश या इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से चाइना जो बॉर्डर होगा,
बॉर्डर लाइन पे आप देखिएगा, जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर में आप जितना डीप इंडिया में चले जाइएगा इंडियन कल्चर मिलेगा, लेकिन बॉर्डर पे बॉर्डर का आदमी जो होता है वो दोनों भाषा जानता है, बांग्लादेश वाला भी भाषा जानेगा, इंडिया वाला भी, वो लोग दोनों से काम चलता है वो लोग का। तो बॉर्डर जो है वो ट्रांजिशन वाला जगह है ना, कि उसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाएंगे। तो वही ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये आयोनिक, ये कोवैलेंट और बीच में कोऑर्डिनेट, मतलब इसमें कोवैलेंट और आयोनिक दोनों कैरेक्टर है, यानी दोनों का गुण का समावेश है इसमें। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि देखिए रीजन दे हैव बीन प्लेस्ड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, उसको कहाँ रखा गया है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। दूसरा, देयर कैरेक्टर्स आर ट्रांजिशनल, कैरेक्टर ट्रांजिशनल मतलब बदलने वाला होता है, बिटवीन मोर रिएक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक। लेस रिएक्टिव मेटल पी ब्लॉक, मोर रिएक्टिव मेटल एस ब्लॉक, दोनों के बीच में रखा गया है। और यहाँ कैरेक्टर ट्रांजिट होता है, ट्रांजिशनल, यही परिवर्तनशील, धीरे धीरे यहाँ से उधर गया, धीरे धीरे उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, और इसी पार्ट के वजह से चेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया कि एस ब्लॉक आयनिक बॉन्ड बनाता है, पी ब्लॉक मेनली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि डी ब्लॉक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जिसमें आयनिक और कोवैलेंट दोनों कैरेक्टर मौजूद है। इसीलिए यहाँ पर ये ट्रांजिशनल कैरेक्टर के वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये रीजन हुआ, एक तो ये रीजन था कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो उसका एक रीजन था क्या कि ये एस ब्लॉक मोर रिएक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक और लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक के बीच में रखा गया, जिससे होकर ये कैरेक्टर ट्रांजिट हो रहा है, मतलब मोर रिएक्टिव से धीरे धीरे लेस रिएक्टिव की तरफ जा रहा है, और डी ब्लॉक वाला जो मेटल होगा पी ब्लॉक वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव और एस ब्लॉक वाले से कम रिएक्टिव होगा, तो ट्रांजिशन होता है पहला। दूसरा रीजन है क्या, दे शो डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन के बारे में पहले से कौन कौन जानते हैं, 2 3 4 5। डी ट्रांजिशन आप लोग को तो जानना चाहिए, पढ़ाया हुआ है पीरियोडिक टेबल में ही। तो दे शो डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन एक्चुअली होता क्या है, देखिए डी ट्रांजिशन को समझिए। डी ट्रांजिशन क्या है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ, पूरा नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, एकदम यहाँ तक हम लोग ले सकते हैं। नीचे से ऊपर एनर्जी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, डी ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल जानते हैं ना, 5 डी ऑर्बिटल कौन कौन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी वाई जेड, फिर डी जेड स्क्वायर, फिर डी जेड एक्स या एक्स जेड, और डी एक्स वाई। ये 5 डी ऑर्बिटल होता है, ये जानते हैं ना इसके बारे में क्या, 5 डी ऑर्बिटल होता है। और वो कैसे रहता है, 5 डी ऑर्बिटल किस तरह से रहेगा पता है, उसमें
दो डी ऑर्बिटल होता है अलोंग द एक्सिस, जो स्क्वायर वाला है वो अलोंग द एक्सिस है, और ये जो वाई जेड है, एक्स जेड है और एक्स वाई है, ये बिटवीन द एक्सिस है। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस। इसमें पेन चाहिए हमें, 3 पेन। इसमें ये मान लीजिए x हो गया, ये y हो गया और ये z, तीनों रहता है कैसे, एक दूसरे से कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। ये मान लीजिए x, y और z, 3 एक्सिस है। ठीक है, x, y, z। अब जो x एक्सिस के अलोंग हो गया क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, y के अलोंग होगा y स्क्वायर, z के अलोंग होगा z स्क्वायर। ये स्क्वायर ये सब कहाँ से आता है, ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, वाई जेड, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन निकाल करके डी एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके तब नोडल प्लेन निकाला जाता है। ये काफ़ी डिटेल से एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। जनरली है ना, वेव मैकेनिक्स को काफ़ी डिटेल से उसमें बताया गया है। जो लोग पढ़े होंगे है ना, तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ये जो है, तो अभी बस यही समझिए स्क्वायर है तो अलोंग द एक्सिस है डी के लिए। लेकिन अब यहाँ पर डी ऑर्बिटल में कितने डंबल होते हैं, 2 डंबल, 2 है ना, 2 डंबल, एक डंबल एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई के अलोंग, तो उसको क्या कहेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक होगा केवल जेड के अलोंग, तो उसको क्या कहेंगे, डी जेड स्क्वायर। और दूसरा वो एक डिस्क के रूप में रहता है बीच में, है ना, डोनट जिसको कहते हैं। और अगर मान लीजिए ये x है, y है, और अगर इसके बीच में आ जाए तो डी एक्स वाई, इसके बीच में आ जाएगा तो x और z के बीच में तो एक्स जेड, और y और z के बीच में आ जाएगा तो वाई जेड। यानी यहाँ जो 5 अरेंजमेंट है, 5 में से 2 जो स्क्वायर वाला है वो अलोंग द एक्सिस है, और 3 जो बिना स्क्वायर वाला है वो बिटवीन द एक्सिस है। वाई जेड का मतलब y और z के बीच, डी जेड एक्स मतलब z और x के बीच, और डी एक्स वाई मतलब x और y के बीच। ठीक है, ऐसे डी ऑर्बिटल होता है। ये 5 डी ऑर्बिटल है। अब क्या है, इसको समझिए कि कोई एक एटम है यहाँ पर, इस जगह ये मान लीजिए एक एटम है, इस तरह से ये एटम है, और इसके पास ये डी ब्लॉक वाला एलिमेंट है। तो उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, ये डी ऑर्बिटल इसके पास है, और डी ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाह रहा है कि नहीं हम बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ही ना बॉन्ड बनाएगा, एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो दूसरा एलिमेंट इसके पास आया बॉन्ड बनाने के लिए, ये एक है अपना इलेक्ट्रॉन लेके तैयार है, अब दूसरा एलिमेंट इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो उसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों नज़दीक आया, क्या होगा, रिपल्सन होगा, और दोनों का रिपल्सन होगा, दोनों के बीच रिपल्सन से एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, एनर्जी बढ़ेगा। तो इसके जो डी ऑर्बिटल का एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सवाल ये है, क्या 5 डी ऑर्बिटल है, पांचों का एनर्जी समान रूप से बढ़ेगा, समान रूप से बढ़ेगा? तो ये डिपेंड करता है
कि इसके चारों तरफ जो एटम आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए वो कैसे आ रहा है। अगर चारों तरफ से आ रहा है समान दूरी पर है, दे आर ऑल एट इक्वल डिस्टेंस सराउंडिंग द डी ब्लॉक, चारों तरफ समान दूरी पर, तो समान रिपल्सन क्रिएट करेगा, तो सबका एनर्जी क्या होगा, इक्वल। तो जब चारों तरफ से एटम आएंगे इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे तो कैसा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगाएगा, सिमेट्रिकल, इक्वल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, तो समान रूप से एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअली बॉन्ड बनता है कैसे, अलोंग द एक्सिस। बॉन्ड कैसे बनता है, अलोंग द एक्सिस, मतलब ऐसा, ये हम लोग जो लिए थे इस तरह से, तो ये अलोंग द एक्सिस बॉन्ड आएगा, वो दूसरा एटम आएगा बॉन्ड बनाने किधर से, अलोंग द एक्सिस आएगा। और जो बिटवीन द एक्सिस है, तो अब समझ जाइए अलोंग द एक्सिस पर तो ज़्यादा रिपल्सन करेगा क्योंकि उसके नज़दीक है, बिटवीन द एक्सिस वाले से दूर है, तो किस पर ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा, अलोंग द एक्सिस वाले पे। बिटवीन द एक्सिस वाले पे रिपल्सन कम करेगा, तो जिस पर रिपल्सन ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा। तो किसका एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा, अलोंग द एक्सिस वाला। तो अलोंग द एक्सिस वाला कौन कौन था, अलोंग द एक्सिस वाला स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल, यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तो इसका एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इन तीनों का एनर्जी कम बढ़ेगा, है ना, कम बढ़ेगा। इसकी वजह से ये पांचों डी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं हो जाएगा, बट नहीं जाएगा, दो का एनर्जी ज़्यादा हो गया, दो का ज़्यादा बढ़ गया और तीन का कम बढ़ा, है ना। तो देखिए ये जो कंडीशन दिया गया है कि ये पांचों ऑर्बिटल, पांचों का एनर्जी अभी कैसा है, बराबर। समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, समान एनर्जी वाला एक एटम में जितना ऑर्बिटल होता है उसको क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर है तो उसको क्या कहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। अगर सिमेट्रिकल, देखिए अंडर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर सिमेट्रिकल है सबका एनर्जी क्या होगा, समान रूप से बढ़ेगा, इसलिए सबका एनर्जी बढ़ गया समान रूप से। लेकिन ये क्या है ना, ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, ये काल्पनिक है, ये रियल है ही नहीं। क्योंकि रियल में क्या होगा, कभी वो तो समान दूरी से आएगा ही नहीं, बॉन्ड बनाने तो अलोंग द एक्सिस आएगा, तो अलोंग द एक्सिस आएगा तो बिटवीन द एक्सिस से दूर रहेगा, या बिटवीन द एक्सिस पर बॉन्ड बनाने आया तो अलोंग द एक्सिस से दूर रहेगा, रहेगा ना। मतलब सब इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रहेगा, इसलिए सबका एनर्जी इक्वल रूप से नहीं बढ़ेगा। हम ये ऐसा इमेजिन किए हैं, इसलिए इसको क्या लिखे, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक। एक्चुअल क्या है कि एक्चुअल इसकी तुलना में आप अगर लीजिएगा तो देखिए इसका बढ़ा, इसका भी बढ़ा, तो जो अलोंग द एक्सिस था उसका ज़्यादा बढ़ा और जो बिटवीन द एक्सिस था उसका एनर्जी कम बढ़ा। और इसके वजह से ये पांच ऑर्बिटल दो हिस्से में क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऊपर जो गया जिसका एनर्जी ज़्यादा बढ़ा उसको क्या कहते हैं, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। और जो तीन है जो बिटवीन द एक्सिस था इसको क्या कहते हैं, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। और इन दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप है, ये जो टूट गया ये गैप है, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको इस साइन से, है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी, ये सिंबल से इसको लिखा जाता है। ठीक है, और इसको काल्पनिक एक बैरी सेंटर, ये अगर इतना है तो इसको 5 हिस्से में बांटिए। देखिए यहाँ होगा क्या, यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, घटेगा, इससे तो कम हो रहा है ना, इससे क्या हुआ, इससे बढ़ रहा है। यहाँ
ये था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और जब दूसरा एटम बॉन्ड बनाने आया, अगर सिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई करता तो ऐसा कंडीशन होता, लेकिन सिमेट्रिकल तो अप्लाई करता नहीं है, अनसिमेट्रिकल फील्ड है, इसलिए जो बिटवीन द एक्सिस का एनर्जी थोड़ा सा बढ़ा और जो अलोंग द एक्सिस का एनर्जी ज़्यादा बढ़ा। तो इसको जो इमेजिन किए थे उस सेंटर को क्या कहते हैं? बैरी सेंटर कहते हैं। और इसके बीच का एनर्जी डेल्टा ओ हुआ, तो यहाँ 3 मिल के जितना घटेगा ये 2 मिल के उतना बढ़ेगा। जैसे यहाँ है एक का नीचे घटा कितना? 10, मान लीजिए 10 जूल घटा, इसका 10, इसका 10, इसका 10, टोटल कितना घटा? और इधर दोनों मिलके ही उतना बढ़ना है, यानी एनर्जी के हिसाब से ये सेंटर पे है, लेकिन इधर 2 ही है, इधर 3 है, तो दोनों मिलके उतना बढ़ा देगा जितना तीनों मिलके घटाया। तो तीनों मिलके 10, 10, 10, 30 घटाया, दोनों मिलके ये 30 बढ़ाना है, तो एक के हिस्से में कितना बढ़ा? 15, 15। इसीलिए ये वाला जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है 3/5, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जो वैल्यू होगा ये 2/5 ये एनर्जी, ठीक है, ये वैल्यू। इसका हालांकि अभी ज़रूरत नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ इसको डिटेल से स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल को और डिटेल से बताएंगे। तो ये वह यानी कि डी ऑर्बिटल, जब किसी एटम के पास डी ऑर्बिटल होता है और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने के लिए जाता है, तो बॉन्ड बनाते समय सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने के वजह से वो 5 डी ऑर्बिटल 2 हिस्से में बढ़ जाता है, स्प्लिट कर जाता है। इसी को स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 5, 1, 2, 3, 4 और यहाँ कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरेंगे, तो 1, फिर 2, फिर 3, चौथा कहाँ? यहीं पर, क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा है, ये 5वां यहाँ ऐसे बढ़ गया ना। अब क्या होगा? जैसे ही उस एलिमेंट को हम सनलाइट में रखेंगे या वहाँ एनर्जी देंगे, तो एनर्जी जैसे मिलेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा कहाँ? इस जगह। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से वहाँ जाना मतलब जितना एनर्जी है उतना एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन का यहाँ से वहाँ जाना, या अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो वहाँ से नीचे आना, ये जो जंप होता है इलेक्ट्रॉन का, इसी को क्या कहते हैं? डी ट्रांजिशन। ठीक है कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना। डी ट्रांजिशन किसे कहते हैं? T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल से EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, या EG सेट ऑफ ऑर्बिटल से T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो जंपिंग होता है, इस जंप को क्या कहते हैं? डी ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? डी ट्रांजिशन किसे कहेंगे? द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल टू EG सेट ऑफ ऑर्बिटल एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा, इस घटना को क्या कहेंगे? डी ट्रांजिशन। और जिस एलिमेंट में डी ट्रांजिशन होगा वही कहलाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए आपके NCERT में ये लाइन देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर NCERT में ये लाइन लिखा गया है फर्स्ट पेज में ही, है ना। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब एकदम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन व्हिच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, है ना, लिखा हुआ है। तो ये NCERT का मतलब ये डी ट्रांजिशन के लिए जरूरी है। तो पहले तो हम लोग समझ गए ट्रांजिशन, ये डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो पहला रीजन क्या बताया
कि मोर रिएक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक और लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक के बीच में इस एलिमेंट को रखा जाता है। इसमें जो कैरेक्टर होते हैं ट्रांजिशनल होते हैं, दोनों के बीच का कैरेक्टर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और दूसरा कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो उसको जो डी डी ट्रांजिशन शो करेगा, और स्ट्रिक्टली यही है मेन, इसलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लिखा है कि दे शो डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। और डी डी ट्रांजिशन शो करता है, इसीलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर डी डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, समझे। तो डी डी ट्रांजिशन किसे कहेंगे, T2G सेट से इलेक्ट्रॉन का EG सेट में जाना या EG से T2 में जाना, ये डी डी ट्रांजिशन है। तो यही अब देखिए, तो यही चीज हमने लिखा है ना यहाँ, द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या, फ्रॉम T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल टू EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। डी डी ट्रांजिशन किसे कहेंगे, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। अब डी डी ट्रांजिशन होगा कब बताइए, आप इसको लिखिए, डी डी ट्रांजिशन कब होगा। मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा भर गया। अगर ये पूरा भर गया तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 7 8 9 10 हो गया ना, पूरा भर गया। तो अब बताइए एनर्जी अगर आप दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के वहाँ जा पाएगा, वहाँ खाली रहेगा तब तो जाएगा, यहाँ से वहाँ जगह ही नहीं है, जा पाएगा, नहीं जाएगा। वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, यहाँ भी खाली नहीं है। तो जब डी में पूरी तरह भर जाएगा तो डी डी ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन लीजिए कि मान लीजिए डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर जब दूसरा एटम बॉन्ड बनाने आएगा तो स्प्लिट होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, नहीं होगा, स्प्लिट होगा, स्प्लिट नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो जंप कौन करेगा, तो जंप भी नहीं होगा। तो यानी कि वहाँ डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो डी डी ट्रांजिशन होने के लिए क्या जरूरी है, D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो डी डी ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा। D10 होगा तो डी डी ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा, है ना। तो यही चीज है। तो यहाँ देखिए इस जगह हमने लिखा है क्या, डी डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन d ऑर्बिटल इज पार्शियली, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर हो जाएगा A, पार्शियली, पार्शियली, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन d ऑर्बिटल इज पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड का या इनकम्प्लीटली फिल्ड मतलब अगर D 0 होगा तो डी डी ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा। D अगर 10 होगा तो डी डी ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा। अगर D 1 से लेकर 9 तक हुआ तो पार्शियली फिल्ड हुआ, यहाँ डी डी ट्रांजिशन हो जाएगा। तो आया समझ में। तो डी डी ट्रांजिशन होने के लिए d ऑर्बिटल को क्या होना चाहिए,
पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, यानी 1 से लेकर 9, डी 0 में भी नहीं होगा, डी 10 में भी नहीं होगा। और अगला क्या है कि जिसमें डी डी ट्रांजिशन होगा उसी को तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, दूसरे को तो कह नहीं सकते। तो इसीलिए फिर क्या है, ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन। ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपका एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन, वो एलिमेंट है विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स in its ground state या atomic state or in any one of its oxidation states। ठीक है, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे, वैसा एलिमेंट जिसके पास पार्शियली फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, यानी D1 से लेकर 9 तक कॉन्फ़िगरेशन होगा, आइदर एटॉमिक स्टेट में, ग्राउंड स्टेट या एटॉमिक स्टेट, या उसके जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसी भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, डी ट्रांजिशन शो करेगा, और तब वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब पे लिखना चाहिए, ये जो पार्शियली फिल्ड कब देखना है, इसको ऑफो प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और उसके अनुसार लिखने पर जब डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा तभी वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग क्या लेते हैं, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 फिर 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद कौन होता है 4s2, और तब जाता है किसमें 3d1, 21 हुआ। तो बताइए डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है कि नहीं, D1 से 1 से 9 के बीच है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, या ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल भी कह सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक सारे मेटल ही होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल होगा। ठीक है, एटॉमिक स्टेट में पहले देख लेना होगा, अगर एटॉमिक स्टेट में नहीं आता है तब ऑक्सीडेशन स्टेट में देखना होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, क्रोमियम। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 3p6 फिर 4s2 और 3d4। हमने क्या बताया है कि कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग लिखना है, अव्वो प्रिंसिपल। तो अव्वो प्रिंसिपल तो कहता है यही होगा, वो जो हुन्स रूल कहता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के वहाँ चला जाएगा, लेकिन अव्वो के अनुसार तो यही लिखना है, और इसके अनुसार लिखने के बाद जब डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड हो तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ कितना है D4। देखिए एक्चुअल जो होगा ये 3d4 के जगह 3d5 हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसी चैप्टर में। और ये 4s1 ये तो एक्चुअल ऐसा है, लेकिन हमने पहले ही कह दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग लिखना है,
और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखना है, और तब डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो तो वो क्या हो जाएगा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्रोमियम क्या हो जाएगा, इट इज ए, क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल होगा, ठीक है। अब उसके बाद लिखते हैं कॉपर, कॉपर का क्या होगा, 29 अगर है तो 1s2, फिर क्या हो जाएगा 2s2 2p, 6 फिर 3s2 3p, 6 फिर 4s2 और 3d 9। तो देखिए d9 आ गया। अब अगर अवयव के अनुसार नहीं लिखते तो यहाँ तो d10 हो जाता है ना, लेकिन अवयव के अनुसार लिखे तो d9 आया। इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल है। ये ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। तो अब ये जिंक अब लोग लेते हैं, लोग अब यहाँ पर लेते हैं जिंक को। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन d में है, ये 3d10, तो ये d ऑर्बिटल पूरा भर गया। तो एटॉमिक स्टेट में तो पूरा भर गया, तो हम लोग फिर क्या देखेंगे, उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, या लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s से हटेगा तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 और फिर 3d10। तो यहाँ भी पूरा भरा हुआ है, इसीलिए d ऑर्बिटल चाहे एटॉमिक स्टेट में हो या ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों में ही कॉमन ऑक्सीडेशन, दोनों में ही d ऑर्बिटल भरा हुआ है। इसलिए हम लोग कहेंगे इट इज़ नॉट ए ट्रांजिशन, नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ लेते हैं जिंक कैडमियम, ठीक उसी तरह से जिंक वाले ही ग्रुप में ऊपर जिंक, उसके नीचे कैडमियम, उसके नीचे मरकरी है। तो ये तीनों का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखिएगा, ये तीनों ग्रुप 12 का है, ग्रुप 12 जो डी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है, तीनों में तीनों ग्रुप 12 का है और इसके पास d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, या तो एटॉमिक स्टेट में या उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस वजह से इसको कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता। लेकिन क्या है कि हाउएवर बीइंग द एंड मेंबर ऑफ द 3 ट्रांजिशन सीरीज, मतलब एंड मेंबर, जो कोई भी डी ब्लॉक में एक तरफ से लेते जाइए तो लास्ट कहाँ होगा, पहला सीरीज जो लीजिएगा तो जिंक में एंड करेगा, दूसरा कैडमियम में, तीसरा सीरीज कहाँ, तो एंड मेंबर है। तो एंड मेंबर है ट्रांजिशन सीरीज का, इसीलिए इन तीनों एलिमेंट को डी ब्लॉक के साथ ही स्टडी किया गया है और इसका केमिस्ट्री बहुत हद तक बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट के केमिस्ट्री से मैच करता है। देखिए, बीइंग द एंड मेंबर्स ऑफ द 3 ट्रांजिशन सीरीज, देयर केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री होगा, देयर केमिस्ट्री इज स्टडीड along with the केमिस्ट्री ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि उसी सीरीज का है, इसलिए क्या करते हैं, इसको ट्रांजिशन मेटल के साथ ही रखा गया है, डी ब्लॉक का ही है,
इसलिए इन तीनों एलिमेंट का जो केमिस्ट्री है वो बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट के केमिस्ट्री से मैच करता है, मिलता जुलता है, इसीलिए इसको उसी के साथ स्टडी करते हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखा गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। स्यूडो का मतलब फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? ये ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं, लेकिन रखा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक, कैडमियम और मरकरी, they are not transition elements, but their chemistry resemble with the chemistry of transition element, and they have been placed with the d block elements, so they are considered as pseudo transition elements। ठीक है, एक एलिमेंट लेते हैं पैलेडियम का, पैलेडियम 46। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा ना, ये क्या होगा? 1s2, फिर क्या हो जाएगा? 2s2 2p 6, फिर क्या हो जाएगा? 3s2 3p 6, फिर 4s2 और यहाँ 3d 10, फिर 4p 6, फिर 5s2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 4d, कितना हुआ? 2 और 8 10 और यहाँ 18 28, तो 30 और 36 और 2 38 38, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 4d8, तो d8 हुआ है ना। इसलिए d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड, इसलिए क्या हो जाएगा? इट इज ए ट्रांजिशन मेटल। ये ट्रांजिशन मेटल है। और ये जानते हैं कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है? एक्चुअल ये 1s2 2s2 2p 6 और 3s2 3p6 और 3d 10 और फिर 4s2 4p6 और 4d 10 हो जाता है। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ये नहीं होता है, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट कर जाता है। एक्चुअल ये है, लेकिन ये किसके अनुसार? हुंड्स रूल और अब्बा प्रिंसिपल के अनुसार। कौन? ये। और हमने क्या बताया था कि कोई एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं, ये पता करने के लिए किसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा? अब्बा प्रिंसिपल, है ना। तो अब्बा प्रिंसिपल के अनुसार ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा अगर लिए तो ये तो नहीं है, फिर क्या करना पड़ेगा? इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो +2 फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, निकालने के बाद फिर 48 आ ही जाएगा। तो एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर अब्बा प्रिंसिपल लेंगे तो हम लोग को एटॉमिक स्टेट में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, ये पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।